दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए आज की वीडियो में प्रस्तुत है प्रमुख राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय यानी जस्टिस की अवधारणा सबसे पहले किस दार्शनिक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो उत्तर है यूनानी दार्शनिक प्लेटो के द्वारा। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की अवधारणा सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो द्वारा उसकी पुस्तक रिपब्लिक में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो याद रखिएगा, प्लेटो के अनुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्लेटो ने अपने ग्रंथ द रिपब्लिक में न्याय की व्याख्या की है। उन्होंने इसे एक नैतिक गुण और आत्मा की आंतरिक अवस्था माना है, जो समाज में श्रम विभाजन के माध्यम से स्थापित होती है। तो कार्य विभाजन और कार्य विशेषीकरण जो है, ये प्लेटो के न्याय का मूल तत्व है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी विचार किस पुस्तक में प्रस्तुत किए हैं? तो याद रखिएगा, अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय संबंधी विचार दिए हैं और रिपब्लिक में न्याय का इतना विशद वर्णन है कि रिपब्लिक को कंसर्निंग जस्टिस के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 तत्व कौन से बताए हैं? तो विवेक, साहस और तृष्णा। बुद्धि, शौर्य और तृष्णा प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 गुण बताए हैं और इन 3 गुणों के आधार पर समाज में 3 वर्ग भी होते हैं। विवेक का प्रतिनिधित्व शासक वर्ग करता है, साहस या शौर्य का प्रतिनिधित्व सैनिक वर्ग और तृष्णा का प्रतिनिधित्व व्यापारी या उत्पादक वर्ग करता है। तो याद रखिएगा, प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 गुण बताए हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार समाज के 3 वर्ग कौन से हैं? तो समाज के 3 वर्ग हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। और विवेक का प्रतिनिधित्व शासक वर्ग करता है, सैनिक वर्ग के अंदर साहस की प्रधानता होती है और उत्पादक वर्ग के अंदर तृष्णा यानी एपिटाइट की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार न्याय का मुख्य सरोकार किससे है? तो याद रखिएगा, अरस्तु के अनुसार न्याय का मुख्य सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने न्याय के कौन से 2 रूप बताए हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा गया है कि अरस्तु ने न्याय के कौन से 2 रूप बताए हैं? तो ये है वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अरस्तु ने निकोमेनियन एथिक्स में न्याय के 2 मुख्य रूप बताए हैं। एक तो वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और दूसरा सुधारात्मक या संशोधनात्मक न्याय, जिसको करेक्टिव या रेमेडियल जस्टिस कहा जाता है। वितरणात्मक न्याय क्या होता है? तो ये राज्य द्वारा नागरिकों के बीच सम्मान, ओहदे, पद, धन और अन्य संसाधनों के उचित बंटवारे से संबंधित होता है। और अरस्तु का कहना है कि ये वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन योग्यता या आनुपातिक समानता के आधार पर होना चाहिए। दूसरा जो सुधारात्मक न्याय है, तो सुधारात्मक न्याय व्यक्तियों के बीच होने वाले लेन देन या गलत व्यवहार जैसे चोरी, हिंसा को सुधारने या क्षतिपूर्ति करने से संबंधित है। इसका उद्देश्य समानता को बहाल करना है, न कि योग्यता को। तो याद रखिएगा, अरस्तु ने न्याय के 2 रूप बताए हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। अगला प्रश्न है, आनुपातिक समानता का पक्षधर कौन सा विचारक है? तो अरस्तु आनुपातिक समानता का पक्षधर विचारक है। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्यकाल में ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत में न्याय को किसने अनिवार्य माना था? तो मध्यकालीन विचारक सेंट ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत में न्याय को अनिवार्य माना था। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त हैं। ये कथन किसका है? तो ये
ऑगस्टाइन का कथन है। सेंट ऑगस्टाइन ने कहा है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त हैं। अगला प्रश्न है, थॉमस एक्विनास न्याय का मौलिक तत्व किसे मानते हैं? तो याद रखिएगा, थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, आप कई बार इस प्रश्न से आपका पाला पड़ा होगा। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ये उपयोगितावाद से संबंधित है और इसका नारा या इसको प्रचलित करने वाला विचारक कौन है? तो याद रखिएगा, जेरेमी बेंथम। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर उपयोगितावाद का प्रमुख नैतिक सिद्धांत है और बेंथम और J.S. मिल ने इसे विकसित किया और इसको लोकप्रिय बनाया है। और यह वही कार्य, इसमें क्या माना जाता है कि वही कार्य नैतिक और सही है जो सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे अधिक सुख या खुशी उत्पन्न करे और दुख को कम करे। ये व्यक्तिगत हित के बजाय सामूहिक कल्याण पर जोर देता है। और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ये परिणामवादी दृष्टिकोण है और ये किसी कार्य के इरादे या उसके भावना के बजाय उसके परिणाम यानी सुख या दुख के मात्रा के आधार पर किसी कार्य के सही या गलत होने का निर्णय करता है। और सुखवादी मापन एक धारणा है। इसके अंतर्गत बेंथम कहते हैं कि सुख को मापा जा सकता है और सामाजिक नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो सुख की मात्रा में वृद्धि करे। जेरेमी बेंथम ने जहां मात्रात्मक आधार पर अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख की बात की है, वहीं J.S. मिल ने नैतिकता आधारित उपयोगितावाद की वकालत की है। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में ए थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ए थियरी ऑफ जस्टिस जॉन राल्स द्वारा 1971 में लिखित पुस्तक है, याद रखिएगा। ए थियरी ऑफ जस्टिस अमेरिकी दार्शनिक जॉन राल्स द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दर्शन ग्रंथों में गिना जाता है। इस पुस्तक में राल्स उपयोगितावाद का विरोध करते हुए जस्टिस एज फेयरनेस यानी न्याय निष्पक्षता के रूप में सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। और इसी पुस्तक में उनके जो सिद्धांत हैं उसमें अज्ञानता का आवरण, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, भेदभाव का सिद्धांत और अवसर की उचित समानता के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अज्ञानता का पर्दा या व्हील ऑफ इग्नोरेंस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जॉन राल्स ने अपनी पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस में व्हील ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता का पर्दा सिद्धांत का वर्णन किया है। वो एक ऐसी काल्पनिक स्थिति या मूल स्थिति का सुझाव देते हैं जहां लोग ये नहीं जानते कि समाज में उनकी जाति, वर्ग, लिंग, योग्यता क्या होगी और इस पर्दे के पीछे रहकर ही लोग न्याय के ऐसे नियम चुनेंगे जो सबके लिए निष्पक्ष हो, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव या पक्षपात न हो। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय चिंतन में न्याय के सादृश्य किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो प्राचीन भारतीय चिंतन में धर्म का न्याय के सादृश्य जो है अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। धर्म जो है प्राचीन काल में न्याय से भी संबंधित था और धर्म का अर्थ जो है ये कर्तव्य से भी लिया जाता था, क्योंकि ये कार्य आपका धर्म है यानी ये आपका कर्तव्य है। तो न्याय के सादृश्य धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। धर्म का अर्थ धारण करना होता है और धर्म जो है व्यक्ति के नैतिकता आधारित कर्तव्यों के रूप में भी वर्णित हुआ है। अगला प्रश्न है, न्याय के किन्हीं 3 विविध रूपों के नाम लिखिए। तो नैतिक न्याय, कानूनी न्याय और सामाजिक न्याय, ये 3 विविध रूप हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है? तो राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए संविधान और संवैधानिक शासन अनिवार्य हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना और गरीबी अमीरी की खाई को कम करना, ये आर्थिक न्याय यानी इकोनॉमिक जस्टिस का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने नियमों की अनुपालना को ही न्याय माना है? तो ये हैं डेविड ह्यूम। ह्यूम एक महत्वपूर्ण दार्शनिक और विचारक हैं। इन्होंने नियमों की अनुपालना को ही न्याय माना है।
अगला प्रश्न है कानूनी न्याय किन दो बातों पर बल देता है? तो कानून न्यायोचित होने चाहिए और उन्हें न्यायपूर्ण ढंग से लागू किया जाना चाहिए। ये कानूनी न्याय का मुख्य मुद्दा है। अगला प्रश्न है आधुनिक राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने वाले प्रमुख प्रणेता कौन हैं? तो ये हैं चार्ल्स मेरियम। चार्ल्स मेरियम ने आधुनिक राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट किया है। एक महत्वपूर्ण पुस्तक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हेराल्ड लासवेल ने पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न है यूरोपियन चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक किसे माना जाता है? तो मैकियावेली को। और आधुनिक अर्थों में स्टेट शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले मैकियावेली ने किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप देखिए कि थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है लेवियाथन, जिसका प्रकाशन 1651 में हुआ था। ये पुस्तक राजनीतिक दर्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1651 में प्रकाशित पुस्तक सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत पर आधारित है और ये अंग्रेजी गृह युद्ध जो 1642 से 1651 तक चला उस दौर में लिखी गई थी और इसमें एक मजबूत यानी संप्रभु और निरंकुश शासन की वकालत की गई है। तो याद रखिएगा, लेवायथन में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ये कथन किसका है? तो ये रॉबर्ट बियरस्टेड का कथन है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग। अगला प्रश्न है शक्ति के 3 प्रमुख रूप कौन से हैं? तो राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति, ये शक्ति के 3 प्रमुख रूप हैं। अगला प्रश्न है शक्ति के औपचारिक अंग कौन से हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं और इन्हीं के माध्यम से राज्य अपनी इच्छा का अभिव्यक्तिकरण करता है। अगला प्रश्न है शक्ति के अनौपचारिक अंग किन्हें कहा जाता है? तो राजनीतिक दल, दबाव समूह और प्रभावशाली व्यक्ति और गुटों को शक्ति के अनौपचारिक संगठन या अनौपचारिक अंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत किस विचारधारा की देन है? तो ये मार्क्सवाद की देन है। क्लास, वर्ग विभेद, वर्ग प्रभुत्व और वर्ग संघर्ष की धारणा ये मार्क्सवाद की देन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या जिसको अभिजनवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, उसके अनुसार समाज किन 2 वर्गों में बटा है? तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या एलीट थियरी ये मानता है कि समाज 2 वर्गों में, विशिष्ट वर्ग जो कि शक्तिशाली वर्ग है और सामान्य वर्ग में बटा है। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक पर आते हैं। देखिए द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं इटालियन समाजशास्त्री विल्फ्रेडो पोरेटो। विल्फ्रेडो पोरेटो द्वारा द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी गई है और इसका प्रकाशन याद रखिएगा 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है द रूलिंग क्लास पुस्तक किसने लिखी है? तो अभिजनवादी विचारक गिटानो मोस्का द्वारा द रूलिंग क्लास यानी शासक वर्ग पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है नारीवादी सिद्धांत के अनुसार शक्ति के विभाजन का आधार क्या है? तो नारीवादी सिद्धांत के अनुसार शक्ति के विभाजन का आधार लैंगिक आधार है। अगला प्रश्न है बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार शक्ति कहाँ निहित होती है? तो बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि शक्ति किसी एक जो है अंग में या केंद्र में निहित न होकर समाज के अनेक समूहों में बटी होती है। अगला प्रश्न है शक्ति और बल में मुख्य अंतर क्या है? तो शक्ति अप्रकट यानी छिपी हुई होती है जबकि बल उसका प्रकट रूप है। याद रखिएगा, शक्ति बल प्रयोग की क्षमता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग, जबकि बल उसका प्रकट रूप है। अगला प्रश्न है मार्क्सवाद के अनुसार सब तरह की शक्ति किस पर टिकी होती है? तो मार्क्सवाद मानता है कि सब तरह की शक्ति आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी होती है और मार्क्स का जो आधार और अधिरचना सिद्धांत है,
आधार और अधिरचना सिद्धांत में ये माना जाता है कि जो ऊपर कोई भी संस्था है, सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक, जो भी संस्था है उसका आधार जो है ये आर्थिक आधार होता है और सभी संरचनाएं आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी हैं। अगला प्रश्न है, देखिए विचारधारा का अर्थ क्या है। तो विचारधारा या आइडियोलॉजी का अर्थ होता है कि विचारों का वह समूह जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है उसको विचारधारा कहते हैं। अगला है राजनीतिक शक्ति या पॉलिटिकल पावर का क्या तात्पर्य है। तो समाज के मूल्यवान संसाधनों जैसे पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार आदि का आवंटन जो है ये राजनीतिक शक्ति से मतलब है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो रॉबर्ट मिचेल्स ने पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक की रचना की है। अगला है, शक्ति की भारतीय अवधारणा किस पर आधारित है। तो शक्ति की भारतीय अवधारणा उत्तरदायित्व और सार्वजनिक हित पर आधारित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सत्ता या अथॉरिटी किसे कहते हैं। तो जब शक्ति के साथ वैधता यानी लिजिटमेसी जुड़ जाती है तो वो सत्ता कहलाती है और सत्ता को वैध शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश पालन करवाने की शक्ति है, ये परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा हेनरी फेयोल द्वारा दी गई है। वो कहते हैं कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए हैं। तो मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए हैं, परंपरागत सत्ता, कैरिस्मेटिक यानी करस्माई सत्ता और कानूनी तर्कसंगत सत्ता। और मैक्स वेबर ने नौकरशाही के सिद्धांतों का विशद वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि परंपरागत सत्ता का मुख्य आधार क्या है। तो परंपराएं और इतिहास जो है परंपरागत सत्ता का मुख्य आधार है। करिश्माई सत्ता किस पर आधारित होती है। तो मैक्स वेबर के अनुसार करिश्माई सत्ता व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कार पर आधारित होती है। कानूनी तर्कसंगत सत्ता का आधार क्या है। तो ये व्यक्ति का पद जो है ये कानूनी तर्कसंगत सत्ता का आधार होता है और नौकरशाही इसी का रूप है, कानूनी तर्कसंगत सत्ता का। अगले प्रश्न पर आते हैं, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी किस प्रकार की सत्ता के उदाहरण हैं। तो याद रखिएगा, भारत में महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी करिश्माई सत्ता के उदाहरण हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है, कलेक्टर या प्रधानमंत्री की सत्ता किस श्रेणी में आती है। तो कलेक्टर या प्रधानमंत्री की सत्ता ये कानूनी तर्कसंगत सत्ता में आती है। एक और प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, वैधता यानी लिजिटमेसी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। तो ये शब्द है लिजिटिमस, इसका अर्थ होता है वैधानिक यानी लॉफुल। तो याद रखिएगा, वैधता या लिजिटमेसी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लिजिटिमस से हुई है जिसका अर्थ होता है वैधानिक। अगले प्रश्न पर आते हैं, आधुनिक युग में सत्ता पालन के मुख्य आधार क्या हैं। तो विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबाव ये आधुनिक युग में सत्ता पालन के मुख्य आधार हैं। अगला प्रश्न है, स्वधर्म की पालना में क्या निहित है। स्वधर्म की पालना या स्वधर्म के अनुपालन में क्या निहित है। तो याद रखिएगा, व्यक्ति के अधिकारों और विशेष अधिकारों की उत्पत्ति स्वधर्म की पालना में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन में न्याय के किस रूप को स्वीकार किया गया है। तो भारतीय चिंतन में न्याय के कानूनी रूप को स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, मनु और कौटिल्य ने राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति किसे माना है। तो मनु और कौटिल्य ये प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों की श्रेणी में आते हैं। इन्होंने राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति न्याय की निष्पक्षता को माना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में न्याय की कौन सी 2 धारणाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय वर्तमान में न्याय की 2 सबसे महत्वपूर्ण धारणाएं हैं और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, नैतिक न्याय का आधार क्या है। तो नैतिकता और कुछ अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियम ये नैतिक न्याय का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, सदाचारी आचरण को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नैतिक न्याय की अवस्था जो है वो सदाचारी आचरण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, कानूनी न्याय की धारणा किन 2 प्रमुख बातों पर बल देती है।
तो कानूनी न्याय न्यायोचित कानून और उसके न्यायपूर्ण क्रियान्वयन पर बल देती है। अगला प्रश्न है, निष्पक्ष दंड का प्रावधान किस न्याय के अंतर्गत आता है? तो निष्पक्ष दंड का प्रावधान कानूनी न्याय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक न्याय किस पर आधारित होना चाहिए? तो राजनीतिक न्याय समानता और समता पर आधारित होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजनीतिक न्याय किस प्रकार की शासन व्यवस्था में संभव है? तो राजनीतिक न्याय केवल प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में संभव है। अगला प्रश्न है, देखिए, वयस्क मताधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके साधन हैं? तो राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के साधन हैं वयस्क मताधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस किस व्यवस्था पर बल देता है? तो जहां सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न हो वहां पर सामाजिक न्याय की व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय के अभाव में समानता और स्वतंत्रता अर्थहीन है, ये किसका मानना है? तो ये जॉन रॉल्स और अन्य सामाजिक विचारकों का मानना है कि जहाँ पर जिस समाज में सामाजिक न्याय नहीं होगा वहाँ पर समानता और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, आर्थिक न्याय का मुख्य लक्ष्य क्या है, आपको बताना है। तो आर्थिक न्याय का लक्ष्य है समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना और गरीबी अमीरी की खाई को कम करना, यानी समाज में कोई एक वर्ग दूसरे का शोषण न करे। अगला प्रश्न है, किस विचारक के अनुसार आर्थिक विषमता वर्ग संघर्ष को जन्म देती है? तो मार्क्सवादी या समाजवादी विचारक ये मानते हैं कि आर्थिक विषमता क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, न्याय के सिद्धांत का मुख्य सरोकार किससे है? तो ये लाभ और दायित्वों के तर्क संगत वितरण से संबंधित है न्याय का सिद्धांत। अगला है, शुद्ध सत्तावादी प्रणाली में न्याय की चर्चा क्यों निरर्थक है? तो याद रखिएगा, जो सत्तावादी प्रणाली है वहाँ वितरण के मानदंड पहले से निर्धारित होते हैं, इसलिए वहाँ पर न्याय की चर्चा निरर्थक है। अगला प्रश्न है, काल्पनिक साम्यवादी समाज या आदर्शवादी यूटोपियन साम्यवादी समाज में न्याय की क्या स्थिति है? तो अभाव समाप्त होने के कारण अन्याय की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। ये काल्पनिक साम्यवादी समाज में न्याय की स्थिति है। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रिपब्लिक प्लेटो की महत्वपूर्ण कृति है और प्लेटो यूनान का महान आदर्शवादी विचारक है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा क्या है? तो राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा शक्ति यानी शक्ति के प्राप्त करने और उसके वितरण की समस्या। अगला प्रश्न है, समाज में अधिकारों और कर्तव्यों का आवंटन किसके माध्यम से होता है? तो ये शक्ति के माध्यम से होता है। अगला है कि प्राचीन काल में किस प्रकार की शक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता था? तो प्राचीन काल में सैनिक शक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता था। एक प्रश्न फिर से आया कि यूरोपियन चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक कौन है? तो ये है मैकियावेली। मैकियावेली कोई राजनीतिक सिद्धांतवादी या राजनीतिक दार्शनिक न होकर व्यवहारवादी और यथार्थवादी विचारक है, जिसने धर्म और नैतिकता को राजनीति से पूरी तरह पृथक कर दिया और उसने राज्य को किस प्रकार से शक्तिशाली और राजा को किस प्रकार से शक्तिवान और समर्थवान बनाया जाए उसके बारे में विचार दिए हैं। अगला प्रश्न है, थॉमस हॉब्स की पुस्तक लेवायथन का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन लेवायथन का 1651 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, देखिए, आधुनिक राजनीति विज्ञान में शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या किसने की थी? तो सबसे पहले चार्ल्स मेरियम ने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की थी। अगला है, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यानी पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ पावर। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये जॉर्ज कैटलिन के द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला है, हेराल्ड लासवेल की पुस्तक का पूरा नाम क्या है? तो यह है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। अगला एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं, एक पुस्तक है द वेव ऑफ गवर्नमेंट। पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं R.M. मैकाइवर। याद रखिएगा, द वेव ऑफ गवर्नमेंट R.M. मैकाइवर की पुस्तक है, जो मूल रूप से 1947 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है या क्षमता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ये कथन किसका है? तो ये रॉबर्ट बी स्टेट का कथन है।
शक्ति और बल में क्या मौलिक अंतर है? तो शक्ति अप्रकट होती है जबकि बल प्रकट रूप में होता है। शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है? तो शक्ति दमनात्मक होती है जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति दमनात्मक होती है जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रभाव की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो प्रभावित व्यक्ति की सहमति पर निर्भर करती है प्रभाव की सफलता। अगला प्रश्न है, शक्ति के 3 प्रमुख रूप कौन से हैं? तो राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति, ये शक्ति के 3 प्रमुख रूप हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शक्ति के औपचारिक अंग कौन से हैं? तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार या राजनीतिक शक्ति के 3 प्रमुख अंग हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति के अनौपचारिक अंग किन्हें कहा जाता है? तो दबाव समूह, राजनीतिक दल और प्रभावशाली व्यक्ति और गुटों को शक्ति के अनौपचारिक अंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक शक्ति का अर्थ क्या है? तो उत्पादन के साधनों और धन संपदा पर स्वामित्व जिसके पास होता है उसी के पास आर्थिक शक्ति निहित होती है। अगला है, सब तरह की शक्ति आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी है, ये किस विचारधारा का मत है? तो ये मार्क्सवाद या समाजवादियों की मान्यता है कि सब तरह की शक्ति आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी होती है, यानी जिसके पास आर्थिक शक्ति है उसके पास सभी शक्तियाँ स्वतः ही आ जाती हैं। अगला प्रश्न है, विचारधारा का क्या कार्य है? तो विचारधारा उन मतों और विचारों का संग्रह है जिनको हम लोग मान्यता देते हैं। ये लोगों को इसका कार्य क्या है? तो विचारधारा का कार्य लोगों को सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करना है और शासन को वैधता प्रदान करना है। तो याद रखिएगा, विचारधारा का प्रमुख कार्य लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करना और शासन को वैधता प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत किसकी देन है? तो ये मार्क्सवाद की देन है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज किन 2 वर्गों में बटा हुआ है? तो मार्क्सवाद के अनुसार समाज बुर्जुआ यानी ताकतवर और सर्वहारा यानी दुर्बल वर्ग में बटा हुआ है। और इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, अब तक का इतिहास, और समाज में हमेशा ही 2 वर्ग रहे हैं और दोनों वर्गों में अपने हितों की रक्षा के लिए हमेशा से संघर्ष होता आया है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार समाज के 2 वर्ग कौन से हैं? तो एक ऐसा वर्ग जो राजनीतिक दृष्टि से जो है सक्रिय होता है वो विशिष्ट वर्ग है और दूसरा सामान्य वर्ग है। द रूलिंग क्लास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा, गीटानो मोस्का रूलिंग क्लास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, नारीवादी सिद्धांत के अनुसार शक्ति के विभाजन का आधार क्या है? तो ये लैंगिक आधार है शक्ति के विभाजन का आधार। और नारीवादी सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों से किसी भी मामले में कमतर नहीं हैं यदि उनको मौका दिया जाए। अगला प्रश्न है, बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार शक्ति कहाँ निवास करती है? तो शक्ति का कोई एक केंद्र नहीं होता है। बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि समाज के शक्ति जो है समाज के अनेक वर्ग अनेक समूहों में बटी होती है। शक्ति का जो स्वरूप है वो एकीकृत या केंद्रीकृत न होकर वो अलग अलग समूहों में इसका विभाजन हुआ रहता है। ऑटो वान गियरके और मेटलैंड को बहुलवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, शक्ति की भारतीय अवधारणा किस पर आधारित है? तो उत्तरदायित्व और सार्वजनिक हित पर। सत्ता का अर्थ क्या है? तो सत्ता शक्ति प्लस वैधता, शक्ति प्लस वैधता यानी पावर प्लस लीजिटमेसी, ये सत्ता कहलाती है। सत्ता आदेश देने का अधिकार है, तो ये हेनरी भेयोल का कथन है। सत्ता पालन के 4 मुख्य आधार कौन से हैं? विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबाव, ये सत्ता पालन के 4 मुख्य आधार हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए हैं? तो मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए हैं, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी तर्कसंगत सत्ता। अगला प्रश्न है, करिश्माई सत्ता का आधार क्या है? तो व्यक्तिगत गुण और चमत्कार, ये करिश्माई सत्ता के आधार हैं। कानूनी तर्कसंगत सत्ता का आधार क्या है? तो व्यक्ति का पद है। कलेक्टर या प्रधानमंत्री की सत्ता किस श्रेणी में आती है? तो ये कानूनी तर्कसंगत सत्ता में आती है। वैधता किस लैटिन शब्द से बना है? तो वैधता यानी लिजिटमेसी शब्द लिजिटिमस शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है वैधानिक यानी लॉफुल।
अगला प्रश्न है, मध्यकाल में राज्य की वैधता का आधार क्या माना गया था? तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मध्यकाल में राज्य की वैधता का आधार था। अगला प्रश्न है, हाब्स लॉक और रूसो ने वैधता का आधार किसे माना है? तो लोगों की सहमति को समझौतावादी विचारकों ने वैधता का आधार माना है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा के 3 गुण या 3 तत्व कौन से हैं? विवेक, साहस और तृष्णा। तो बुद्धि, शौर्य और तृष्णा ये प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा के 3 गुण हैं। अगला प्रश्न है, समाज के किस वर्ग में बुद्धि का अंश सर्वाधिक होता है? तो प्लेटो मानता है कि विवेक की प्रधानता वाला वर्ग जो है ये शासक वर्ग होता है। इसी तरह अगला प्रश्न है कि उत्पादक वर्ग में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो इंद्रिय, तृष्णा और इच्छा की प्रधानता होती है उत्पादक वर्ग में। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने किस प्रकार की समानता का समर्थन किया है? तो अरस्तु ने आनुपातिक समानता का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुधारात्मक न्याय का क्या उद्देश्य है? तो नागरिकों के अधिकारों के हनन को रोकना ये सुधारात्मक न्याय का उद्देश्य है। एक पुस्तक है द सिटी ऑफ गॉड। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सेंट ऑगस्टाइन की पुस्तक है द सिटी ऑफ गॉड, यानी ईश्वरीय राज्य। अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद के प्रवर्तक या प्रमुख प्रणेता कौन रहे हैं? तो जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद को जो है वस्तुओं के या सुख दुख के मापन का आधार माना है और उपयोगितावाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ये उपयोगितावाद का प्रमुख नैतिक सिद्धांत है और ये मानता है कि वही कार्य अच्छा है जिससे सुख की मात्रा में वृद्धि होती है और दुख में कमी आती हो। अगला प्रश्न है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो जेरेमी बेंथम ने। जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? ए थियरी ऑफ जस्टिस, जिसका प्रकाशन 1971 में हुआ है। अगला प्रश्न है, रॉल्स के अनुसार न्याय की सबसे पहली मांग क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सबको समान स्वतंत्रता और अवसरों की उचित समानता। ये रॉल्स के अनुसार न्याय की सबसे पहली मांग है। समान स्वतंत्रता के सिद्धांत में वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक बुनियादी स्वतंत्रता जैसे वाक, अभिव्यक्ति, विचार और वोट देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा भेदभाव का सिद्धांत है। उनका मानना है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं केवल तभी स्वीकार्य हैं जब वे समाज के सबसे पिछड़े और कमजोर वर्ग के लिए सबसे अधिक फायदेमंद हों। और अवसर की उचित समानता या फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऊंचे पद और नौकरियों तक पहुंच सबके लिए समान रूप से खुली होनी चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो याद रखिएगा, रॉल्स के अनुसार न्याय की सर्वप्रथम मांग जो है ये समान स्वतंत्रता और अवसर की उचित समानता है। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन में न्याय के समान अर्थ के रूप में किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? तो धर्म के रूप में। राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? तो संविधान और संवैधानिक शासन राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है, सत्ता को किसके सापेक्ष रहकर कार्य करना चाहिए? तो सत्ता को संवैधानिक कानून, संस्कृति और नैतिक मूल्यों के सापेक्ष रहकर कार्य करना चाहिए, तभी उसकी वैधता बनी रहती है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा। अगला है, प्लेटो ने न्याय को किस प्रकार का गुण माना है? तो प्लेटो ने न्याय को आत्मीय गुण माना है और इसे मानव आत्मा की आंतरिक अवस्था माना है। प्लेटो न्याय को मानवीय आत्मा की आंतरिक अवस्था मानते हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार राज्य के अस्तित्व में आने का कारण क्या है? तो न्याय के बारे में लोगों की एक जैसी धारणा। अरस्तु कहते हैं कि राज्य किस लिए अस्तित्व में आया है? तो ये राज्य जो है किस लिए अस्तित्व में आया है? तो ये सामान्य रूप से लोगों को सुविधाएं देने, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने और व्यक्तित्व विकास के लिए। अगला प्रश्न है, देखिए, वितरणात्मक न्याय का आधार क्या होना चाहिए? तो व्यक्ति की योग्यता और योगदान ये वितरणात्मक न्याय का आधार होना चाहिए, ऐसा अरस्तु का भी मानना था।
अगला प्रश्न है थॉमस एक्विनास यानी सेंट थॉमस एक्विनास ने न्याय का मौलिक तत्व किसे माना है? तो ये समानता को। अगला प्रश्न है डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय का एकमात्र स्रोत क्या होना चाहिए? तो ये है सार्वजनिक उपयोगिता। डेविड ह्यूम ने सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत माना है। अगला प्रश्न है अज्ञानता का पर्दा या व्हील ऑफ इग्नोरेंस सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो जॉन रॉल्स के द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत, उनका कहना है कि नियमों के निर्माण के समय जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी विशिष्ट स्थिति से अनभिज्ञ होते हैं, ताकि लोगों को जो पद प्रतिष्ठा अवसर मिले वो समान रूप से मिले, किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार न होने पाए। अगला प्रश्न है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार न्याय का मुख्य सरोकार किससे है? तो आधुनिक दृष्टिकोण में सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है राजनीति में शक्ति के प्रयोग के लिए क्या अनिवार्य है? तो निर्णय लेना और संसाधनों का आवंटन, ये राजनीति में शक्ति के प्रयोग के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न है जॉर्ज कैटलिन ने राजनीति को किस प्रकार का क्षेत्र माना है? तो कैटलिन राजनीति के शक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। उनका मानना है कि राजनीति शक्ति प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है प्रभाव और शक्ति में कौन सा तत्व प्रजातांत्रिक है? तो प्रभाव जो है ये प्रजातांत्रिक है, शक्ति जो है दमनकारी होती है, जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का नेतृत्व किस प्रकार की शक्ति का उदाहरण है? तो महात्मा गांधी का नेतृत्व प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस का उदाहरण है, जिसमें ये माना जाता था कि गांधी जी इतने प्रभावी व्यक्तित्व के धनी थे कि जिधर चल पड़ते थे उधर लोगों की भीड़ जुट जाती थी। अगला प्रश्न है कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किस शक्ति को दर्शाता है? तो ये आर्थिक शक्ति को दर्शाता है, यानी ऐसा वर्ग जिसके पास उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है ये बुर्जुआ वर्ग है, और वही आर्थिक शक्ति का जो है घटक है। अगला प्रश्न है कि उदारवाद के अनुसार राजनीतिक शक्ति कौन निर्धारित करता है? तो समाज के अनेक अंतर्निर्भर तत्व राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक क्रांति या कल्चरल रिवॉल्यूशन का संबंध किस देश से है? तो ये चीन के माओवादी शासन से संबंधित है कल्चरल रिवॉल्यूशन। अगला प्रश्न है भारत में नक्सलवादी किस विचारधारा से प्रेरित है? तो भारत में नक्सलवाद माओवादी विचारधारा से प्रेरित है, और माओवाद की मानता है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। अगला प्रश्न है बुर्जुआ वर्ग का क्या अर्थ है? तो बुर्जुआ आर्थिक रूप से ताकतवर वर्ग है जिसके पास आर्थिक साधनों पर स्वामित्व होता है। अगला प्रश्न है सर्वहारा वर्ग से क्या तात्पर्य है? तो सर्वहारा आर्थिक रूप से दुर्बल या श्रमिक वर्ग है जो कि मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। अगला प्रश्न है अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये कथन किसका है? ये कथन मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न है द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विल्फ्रेड पेरेटो द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगले प्रश्न पर आते हैं पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का विरोध कौन सी विचारधारा करती है? तो नारीवादी सिद्धांत स्त्री पुरुष समानता में विश्वास करती है और ये मानता है कि पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का जो है समापन होना चाहिए। अगला प्रश्न है बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज में क्या चलता रहता है? तो समूहों के बीच निरंतर सौदेबाजी चलती रहती है। बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार बहुलवादी सिद्धांत संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ और ये मानता है कि संप्रभुता केवल किसी एक व्यक्ति या केंद्र में निहित न होकर अनेक संघ और समुदायों में निहित होती है, और ये अन्य अंग भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। अगला प्रश्न है वैध शक्ति को क्या कहा जाता है? तो वैध शक्ति को अथॉरिटी या सत्ता कहा जाता है। अगला है यातायात पुलिस का सिपाही किसका प्रतीक है? तो ये सत्ता का प्रतीक है। सत्ता पालन में विश्वास का क्या महत्व है? तो सत्ता पालन में विश्वास आदेशों की पालना या आदेशों के अनुपालन को सरल बनाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं वैधानिक सत्ता का मुख्य उदाहरण क्या है? तो संवैधानिक नियमों के अनुसार चलना, ये वैधानिक सत्ता का मुख्य उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्लेटो ने न्याय की व्याख्या अपनी पुस्तक के किन भागों में की है?
तो प्लेटो ने रिपब्लिक के पुस्तक 2, 3 और चौथे भाग में, रिपब्लिक पुस्तक के दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में न्याय की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार न्याय किसका नियमन करता है? तो ये मानवीय संबंधों का नियमन करता है। थॉमस एक्विनास के अनुसार न्यायपूर्ण जीवन कैसा होना चाहिए? तो थॉमस एक्विनास मानते हैं कि न्यायपूर्ण जीवन व्यवस्थित और अनुशासित होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय का मूल मंत्र किसे माना है? तो उपयोगिता को। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगिता के भौतिकवादी पक्ष का नहीं, जहां केवल सुखों के मात्रात्मक मूल्यों की गणना की जाती है, मात्रात्मक या परिणाम की गणना की जाती है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगिता को नैतिक आधार प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, स्वधर्म की अवधारणा का मूल मंत्र क्या है? तो सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना जो है, ये स्वधर्म की अवधारणा का मूल मंत्र है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार न्याय के 2 रूप कौन से हैं? तो प्लेटो के अनुसार न्याय के 2 रूप हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने न्याय की प्राप्ति के लिए किस व्यवस्था को अनिवार्य माना है? तो शिक्षा व्यवस्था और साम्यवाद। याद रखिएगा, प्लेटो ने शिक्षा और साम्यवाद को न्याय प्राप्ति के लिए सबसे अनिवार्य और महत्वपूर्ण माना है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय किस पर लागू होता है? तो पद, सम्मान, धन संपदा के वितरण पर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस लागू होता है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में न्याय को किसका अंग माना गया? तो धर्मशास्त्र और ईश्वरीय कानून का अंग माना गया था मध्यकाल में। अगला प्रश्न है, देखिए, कानून के समक्ष समानता किस प्रकार के न्याय का हिस्सा है? तो ये कानूनी न्याय का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय की अवधारणा का मुख्य पक्ष क्या है? तो ये समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के संरक्षण की बात करता है सामाजिक न्याय, और ये समाज में विशेषाधिकारों की समाप्ति पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है? तो राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया में बिना भेदभाव के भागीदारी या सहभागिता, ये राजनीतिक न्याय का अर्थ है। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स के अनुसार प्राथमिक वस्तुएं क्या होती हैं? तो प्राथमिक वस्तुएं अधिकार, स्वतंत्रता, अवसर और आय तथा आत्मसम्मान है, जो रॉल्स के अनुसार इनका एक समान रूप से वितरण किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मैक्सिम का नियम किससे संबंधित है? तो ये जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित है मैक्सिम का नियम। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में राजा की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? तो धर्म और दंड जो है, ये प्राचीन काल में राजा की शक्ति के मुख्य आधार थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजनीति में शक्ति को प्रभाव के रूप में किसने देखा? तो रॉबर्ट डेहल ने। याद रखिएगा, आधुनिक राजनीति में शक्ति को प्रभाव के रूप में रॉबर्ट डेहल ने परिभाषित किया है। अगला है, शक्ति का मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है? तो दूसरे के व्यवहार को अपनी इच्छा के अनुसार बदलना, ये शक्ति का जो है मनोवैज्ञानिक पक्ष है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंततः किसके द्वारा किया जाता है? तो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंगों के द्वारा किया जाता है। विचारधारा या आइडियोलॉजी का अर्थ क्या है? तो विचारों का वह समुच्चय जो किसी व्यवस्था को न्यायोचित ठहराता है, उसे विचारधारा कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उदारवादी विचारधारा में शक्ति का केंद्र किसे माना जाता है? तो उदारवादी विचारधारा में व्यक्ति और उसके अधिकारों को शक्ति का केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी विचारधारा में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है? तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। ये कहता है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है श्रमिक वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी या अन्याय है, क्योंकि एक श्रमिक जो पैदा करता है और वह जो पाता है, उसके अंतर को अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। और मार्क्स का मानना है कि ये अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति अकेले हड़प जाता है, इसमें जो है मजदूरों या श्रमिक वर्ग को कोई हिस्सा नहीं देता है। अगला प्रश्न है, वर्ग चेतना या क्लास कॉन्शसनेस किस शक्ति का आधार है? तो वर्ग चेतना विचारधारात्मक शक्ति का आधार है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार शासन कौन करता है?
तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या अभिजात्य वर्गीय सिद्धांत ये मानता है कि समाज का कोई भी रूप हो, उसमें समाज का एक छोटा और कुशल अल्पसंख्यक वर्ग ही शासन करता है। तो शासन करने वाले समाज के मुट्ठी भर लोग होते हैं जो कि विशिष्ट वर्ग या अभिजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? तो रॉबर्ट डहल और लास्की ये शक्ति के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, नारीवादी सिद्धांत शक्ति के किस स्वरूप का विरोध करता है? तो नारीवादी सिद्धांत पुरुष प्रधान समाज या पितृसत्तात्मक सत्ता का विरोध करता है। अगला प्रश्न है, शक्ति के प्रयोग में बल कब शामिल होता है? तो जब सहमति का अभाव हो और शारीरिक दंड का प्रयोग किया जाए तो जो है ये शक्ति के प्रयोग में बल तब शामिल होता है जब सहमति का अभाव हो और शारीरिक दंड का प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न है, प्रभाव या इन्फ्लुएंस की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रभाव प्रेरक और स्वैच्छिक होती है और प्रभाव एक प्रकार से लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से अपनी बात मनवाने या अपने विचारों की ओर प्रेरित करने का प्रयास होता है। अगला प्रश्न है, शक्ति और प्रभाव के मेल से क्या उत्पन्न होता है? तो शक्ति और प्रभाव के मेल से नेतृत्व की क्षमता उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, समाज में शक्ति का विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन क्यों आवश्यक है? तो लोकतंत्र की रक्षा, व्यक्ति के अधिकार और शासन की तानाशाही रोकने के लिए समाज में शक्ति का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि शक्ति की शून्येतर यानी नॉन जीरो सम अवधारणा क्या है? तो जहाँ पर एक की शक्ति बढ़ने से दूसरे की शक्ति कम नहीं होती बल्कि आपसी सहयोग बढ़ता है, उसे शक्ति की नॉन जीरो सम अवधारणा कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो मुख्य रूप से प्रमुख राजनीतिक अवधारणाओं, उनसे संबंधित विचारकों और उनके समर्थक जो है विचार, उनके कथनों से संबंधित था। ये वीडियो मुख्य रूप से अगर जो देखें तो टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ और बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कई प्रश्न इसमें दोबारा रिपीट हो गए हैं, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन प्रश्नों को दोबारा आने से आपके रिवीजन करने में आसानी होगी और आप उस प्रश्न के उत्तर को सही तैयार कर सकेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।